हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथेस। सो पहले डिजीज एनसीईआरटी में दो डिजीजेस मेंशन है, एस्कैरियासिस एंड फिलारियासिस। सो हम पहली डिजीज पढ़ रहे हैं एस्कैरियासिस। ये देखिए, एस्कैरियासिस जो है वो एस्कैरिस नाम के हेलमिंथेस की वजह से होती है। हेलमिंथेस में हम दोनों कवर करते हैं, प्लेटीहेलमिंथेस एंड एस्केलमिंथेस, लेकिन हमारे पास जो डिजीज़ है वो राउंड वॉर्म यानी एस्केलमिंथेस से रिलेटेड ही है। तो एस्कैरियासिस कॉज करने वाला जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। सो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस नाम का जो राउंड वॉर्म है एस्केलमिंथेस है वो एस्कैरियासिस डिजीज को कॉज करता है। ये कहाँ रहता है, यानी कहाँ रह के ह्यूमन के अंदर ये डिजीज कॉज करता है? इट लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहकर ही ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कैसे होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए, थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्योंकि इसमें यह पैथोजन डायरेक्टली नहीं मिलेगा। जो कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, यहाँ पे ये इस पैथोजन डायरेक्टली नहीं बल्कि इसके एग मिलेंगे, और वो भी फर्टिलाइज्ड एग। कैसे मिलेंगे ये देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये हमारा पैथोजन जो है सर्वाइव करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे ये इस तरीके से चिपके रहते हैं ऐसे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करते हैं और वहीं पे सर्वाइव करते हैं। मेल फीमेल दोनों एस्कैरिस यहाँ है, तो एग और स्पर्म, एस्कैरिस के जो एग और स्पर्म है वो कहाँ रिलीज होंगे? यहीं पे होंगे, और एग और स्पर्म रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन भी यही हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? फर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ पे ये जो फर्टिलाइज्ड एग बन गया है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? फर्टिलाइज्ड एग। अब यही फर्टिलाइज्ड एग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ह्यूमन की फीसिस के थ्रू बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद ये सॉइल को कंटामिनेट करेगा, कि फीसिस हो सकता है सॉइल में चली जाए, और सॉइल से फिर ये वाटर और प्लांट्स को कंटामिनेट करता है, और प्लांट्स में फ्रूट्स वेजिटेबल जब इससे कंटामिनेटेड होंगे, यानी इसके फर्टिलाइज्ड एग से कंटामिनेटेड होंगी, और उन्हीं फ्रूट वेजिटेबल्स को कोई मैन यानी ह्यूमन कंज्यूम कर ले, तो उसके अंदर क्या हो गया? एग चले गए। यही एग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके एडल्ट एस्कैरिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? कई बार कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी में भी इनके फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उन्हीं एग को बच्चा कंज्यूम कर लेता है, और बच्चे के अंदर इसीलिए ये डिजीज बहुत कॉमन पाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कंटामिनेशन तो हुआ, लेकिन कंटामिनेशन कैसे हुआ? देखो, फर्टिलाइज्ड एग ऑफ पैरासाइट are excreted along with feces of infected person, which can contaminate
सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। क्लियर? सो आपको पता चला किस तरीके से इनका इन्फेक्शन होता है। अब अगर ये बॉडी में आ गए हैं, एडल्ट एस्केरिस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी जब ये डिजीज कॉज करेंगे तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन हुआ है स्टूडेंट, तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर आएगा। तो पहला सिम्टम क्या होता है? फीवर। ये क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे, इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड सक करेंगे, और ब्लड सक करेंगे आरबीसीज को कंज्यूम करेंगे, तो एनीमिया। इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करेंगे, तो यहां पे होगी इंटरनल ब्लीडिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो डाइजेशन का काम हो रहा है, तो ये क्या करते हैं? डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। और सबसे लंबा चलने वाला डाइजेशन कौन सा है? प्रोटीन का। सो प्रोटीन के डाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, इसकी वजह से मसल्स वीक होंगी, तो ये क्या कॉज करते हैं? मस्कुलर पेन। उसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं। अब अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पैथोजन का नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल पैसेज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। और जब इंटेस्टाइनल पैसेज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा तो कॉलिक पेन, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन फील होगा। सो इट कैन कॉज blockage of intestinal passage। और ब्लॉकेज की वजह से क्या फील होता है स्टूडेंट? कॉलिक पेन। बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कॉमन इन्फेक्शन किसको है? बच्चों को। क्लियर? चलो, सो सेकेंड डिजीज हमारी कौन सी है? एलिफेंटियासिस, और इसको फिलारियासिस भी कहते हैं। तो देखते हैं, देखो फिलारियासिस में क्या क्या होता है। ये हमारी सेकेंड डिजीज है जिसको हमने क्या कहा है? फिलारियासिस। और इसी को हम एक और नाम दिया है एलिफेंटियासिस। क्लियर? इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो भी एक राउंड वॉर्म होता है। एनिमल किंगडम में आपने प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस पढ़े थे, तो एस्केल्मिन्थीस को राउंड वॉर्म्स कहते हैं। तो उसी में एक राउंड वॉर्म होता है स्टूडेंट, वुकेरेरिया। वुकेरेरिया की 2 स्पीसीज है जो इंडिया में फिलारियासिस को कॉज करती है। सो देखो क्या है, विकेरेरिया पहली स्पीसीज है स्टूडेंट, बैनक्रॉफ्टाई, और दूसरी स्पीसीज है विकेरेरिया मैले। दोनों ही स्पीसीज क्या करती है? फिलारियासिस। अब इसको फिलारियासिस क्यों कहा है? क्योंकि ये जो हमारे वॉर्म्स है इनको फिलारियल वॉर्म कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, ये क्या है? डाइजेनेटिक। विकेरेरिया जो है ये बेटे डाइजेनेटिक है, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट जो है वो हमेशा ह्यूमंस होते हैं। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, और ह्यूमन के अंदर ये क्या कॉज करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। सो डिजीज अकर इन ह्यूमंस। और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। इससे पहले हमने एडिस इजिप्टी के बारे में पढ़ा था। तो यहां पे जो सेकेंडरी होस्ट है दैट इज फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो।
तो यानी कि ये इसके वेक्टर की तरह भी काम करेगी। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। आपने यहां पे मॉस्किटो का नाम याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो फीमेल क्यूलिक्स के अंदर ये फिलारियल वॉर्म प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही वो किसी पर्सन को बाइट करती है तो ब्लड में इसको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता कहाँ है, तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, इट लिव्स इन द ऑर्गन वेयर इट कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि अपने लिए ऐसे ऑर्गन्स को ढूंढता है जहां पे ये काफी सालों तक सरवाइव कर सके, और वो क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। लोअर लिम्स की जो लिम्फेटिक वेसल्स यानी लिम्फेटिक डक्ट्स है वहां पे ये जाके सरवाइव करता है। सो इट लिव्स और रहेगा तो वहीं पे इंफेक्शन करेगा। सो इट कॉज क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स वेयर इट लिव्स फॉर many years, which is lymphatic vessels of lower limb। सो सीधा लोअर लिम्स में गए, वहां के लिम्फेटिक वेसल्स पे गए, उनको अफेक्ट किया और सालों तक वहां रहेंगे, और इसका कोई डेफिनेट क्योर भी नहीं होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर एक बार हो गया तो मतलब हो गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम कहते हैं, तो प्रिवेंशन बेटर है। क्लियर। हम देख लेते हैं सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर इन्फेक्शन हो गया है। तो सिम्टम्स में देखो स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन सिम्टम जो है, जो लोअर लिम्ब की लिम्फेटिक वेसल है वहां पे रहेगा तो उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने की वजह से जो लिम्फ है वो लेग्स की वेसल्स में ही अक्युमुलेट हो जाता है, यानी पैरों में बहुत ज़्यादा लिम्फ अक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पैर में स्वेलिंग हो जाएगी, लिम्फ्स में स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेल हो के पैर इतने मोटे हो जाते हैं, बहुत बड़े मोटे दिखाई देते हैं, जैसे एलिफेंट के फुट होते हैं, इसीलिए इसको एलिफेंट फुट के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये मेल में हो रही है तो जेनाइटल ऑर्गन्स भी इसमें अफेक्ट होते हैं, और अगर जेनाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं तो इट कॉज डिफॉर्मिटीज, यानी कि वो ऑर्गन फिर काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं या फिर कर ही नहीं पाते हैं। क्लियर। सो मेल में स्क्रोटम और जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। सो सिम्टम्स में देखो क्या है, कॉमन सिम्टम, स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स और लोअर लेग्स। क्लियर। एंड मेल में है तो स्क्रोटम की स्वेलिंग भी होगी, और क्यों होगी, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ lymphatic vessels। क्लियर। एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड और इन्फेक्टेड, और अगर जेनाइटल ऑर्गन इन्फेक्ट हो गए हैं देन इट कॉज डिफॉर्मिटीज ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन। क्लियर। सो जैसा कि अभी हमने कहा कि भाई ट्रीटमेंट क्योर तो नहीं है,
सो प्रिवेंशन के तौर पे ही हम क्या कर सकते हैं कि जो मॉस्किटो है, क्यूलिक्स मॉस्किटो, इसकी ग्रोथ को, इसकी ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी क्या थी, हेलमिंथिस डिजीज। सो चलिए स्टूडेंट देखते हैं फंगल डिजीज। फंगल डिजीज नाम से ही पता चल रहा है फंगस की वजह से होती है। सो इट इज कॉज्ड बाय फंगस। और देखो सभी फंगस डिजीज कॉज नहीं करती, कुछ स्पेसिफिक करती है, और जो डिजीज कॉज करती है उसको हम कहते हैं डर्मेटोफाइट्स। तो जो फंगस डिजीज कॉज करती है उस फंगस को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है डर्मेटोफाइट्स। क्लियर स्टूडेंट? सो अब हम देख लेते हैं कौन सी डिजीज कॉज करती है। नाम से ही पता चल रहा है, तो डिजीज कौन सी है, डर्मेटोफाइटोसिस। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम से हम इसको जानते हैं रिंगवॉर्म्स, दाद, खाज, खुजली, और इसी को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज टीनिया। कई बार अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सभी नाम लिखे हैं। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी फंगस डिजीज कॉज नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक करते हैं, और स्पेसिफिक में 3 ऐसे जेनरा हैं जो डिजीज कॉज करेंगे। तो देखो कौन कौन से हम देख लेते हैं। 3 जेनरा हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें पहला क्या है, माइक्रोस्पोरम, रिंगवॉर्म कॉज करने वाला। सेकंड क्या है, एपिडर्मेटोफाइटोन, और थर्ड है स्टूडेंट ट्राइकोफाइटोन। ये 3 फंगस के ऐसे जेनरा हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स आई थिंक सभी को पता होंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो बॉडी के ऊपर ड्राई स्केली लेजन्स हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से जैसे दाद आपको दिखाई देते हैं ना, उन दाद को ही क्या कहते हैं, ड्राई स्केली लेजन्स, जो कि स्किन के ऊपर इस तरीके से गोल 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 दिखाई देते हैं, जिनको दाद, खाज, खुजली कहा जाता है। सो ड्राई स्केली लेजन्स स्किन के ऊपर हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग एरिया में हो सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है, इन दाद खुजली में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, इंटेंस ईचिंग। ड्राई स्केली लेजन्स विच आर accompanied by intense itching, बहुत ज्यादा खुजली होना, ये इसका एक कॉमन सिम्टम है। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो रिंगवॉर्म्स हैं, ये रिंगवॉर्म अलग अलग एरिया पे बॉडी के हो सकते हैं, और अलग अलग पार्ट अफेक्ट होने की वजह से हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। सो based on affected area, ringworms अलग अलग हो सकते हैं। पहला देखो क्या है, टीनिया बार्बी। टीनिया बार्बी मेल में होता है। बेसिकली ये जो बियर्डेड एरिया है, जहां पे दाढ़ी मूंछ होती है, उस पार्ट में अगर रिंगवॉर्म हुआ है तो उसको हम नाम देते हैं टीनिया बार्बी। सो इट इज द रिंगवॉर्म ऑफ बियर्डेड एरिया। क्लियर? देन टीनिया
capitis. It is the ringworm of scalp. हमारे हेड के स्कैल्प पे अगर इंफेक्शन हुआ है, टीनिया कैपिटिस. देन टीनिया क्रूरिस. अगर ग्रोइन और पेरिनियम वाले पार्ट पे इंफेक्शन हुआ है तब उसको हम कहते हैं टीनिया क्रूरिस. इट इज द रिंगवॉर्म ऑफ ग्रोइन एंड पेरिनियम एरिया. अब ग्रोइन और पेरिनियम एरिया क्या होता है, ये वैसे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं. ये देखो स्टूडेंट, ये दोनों थाइस के बीच का पार्ट, दोनों थाइस के बीच का पार्ट जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उस एरिया को हम ग्रोइन कहते हैं. और जो एनस, एलिमेंट्री कैनाल का जो एनस होता है, एनस के आसपास वाले एरिया को हम पेरिनियम कहते हैं. क्लियर? तो वहां पे अगर इंफेक्शन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टीनिया क्रूरिस. देन टीनिया पैडिस. इट इज द रिंगवॉर्म ऑफ टोज, यानी हमारी पैर की उंगलियों में अगर इंफेक्शन हो गया है तब हम उसको क्या कहते हैं, टीनिया पैडिस. और इसको एथलीट्स फुट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एथलीट में ये कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम शूज पहन के रखते हैं. तो फंगस को ग्रो करने के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, एक तो मॉइस्ट कंडीशन चाहिए और दूसरा वार्म टेम्परेचर, थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर चाहिए. तो दोनों कंडीशन शूज के अंदर मिलती है, इसलिए कॉमनली इन्फेक्शन हो जाता है एथलीट्स को, इसलिए इसको एथलीट फुट के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? एक पॉइंट यहां पे और ऐड कर लेते हैं. ग्रोथ ऑफ फंगस रिक्वायर वार्म टेम्परेचर एंड moist condition. क्लियर स्टूडेंट? सो ये हमारी फंगल डिजीज थी और इसी के साथ हमारी जो डिजीज वाला पोर्शन है वो खत्म होता है. और एनसीईआरटी में कुछ डिजीज के नाम मेंशन है तो उनको हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कवर करेंगे, जैसे पोलियोमाइलिटिस के बारे में बात करते हैं, टेटनस के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम आगे कवर करेंगे. क्लियर? देखो डिजीजेस का लास्ट टॉपिक क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस. तो डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हो गई है तो ट्रीटमेंट और इसका जो क्योर है क्या है वो सब हम देखते हैं. सो देखो क्या है, अगर हमें किसी डिजीज को प्रिवेंट करना है सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन. हमें खुद की हाइजीन पे पहले ध्यान देना है. तो पर्सनल हाइजीन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो खुद की बॉडी को ही क्लीन रखना. डेली हमें नहाना चाहिए, खुद की बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. क्लीन फूड, वाटर, डाइट हमारी क्लीन होनी चाहिए, नेल्स हमारे कटे होने चाहिए, हेयर्स की एक्सेसिव ग्रोथ ना हो. तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, क्लीन रखेंगे तो हम अपनी पर्सनल हाइजीन कर सकते हैं. सो पर्सनल हाइजीन में क्या है, क्लीन बॉडी, खुद की बॉडी को साफ सुथरा रखना, क्लीन फूड एंड वाटर कंजप्शन, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के लिए डेली हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, बॉडी को फिट भी रखना चाहिए. क्लियर? सो पर्सनल हाइजीन में हम ये कर सकते हैं. देन सेकंड इज पब्लिक हाइजीन.
इस टॉपिक को आप अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। पब्लिक हाइजीन, तो पब्लिक हाइजीन में हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने डिजीजेस पढ़ी, तो इतनी सारी डिजीज पढ़ने के बाद हमने देखा जो कंटामिनेशन है वो मोस्टली कहाँ से हो रहा है, जो एक्सक्रीटा, वो एक्सक्रीटा के साथ पैथोजन रिलीज होते हैं और वही पैथोजन फिर सॉइल को, वाटर को और फूड आइटम्स को अलग अलग वेक्टर के थ्रू क्या करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं और उसकी वजह से ह्यूमंस में इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डेवलपिंग कंट्रीज में कंट्रोल करना होता है पब्लिक हाइजीन में, दैट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। तो पब्लिक हाइजीन में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। अधिकतर डिजीज तो यहीं से कंट्रोल हो जाएंगे। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर। देखो हमने वेक्टर मीडिएटेड डिजीज पढ़ी जिसमें मॉस्किटो कहाँ ग्रो करते हैं, कई तो क्लीन वाटर पे करते हैं, कई जैसे पॉन्ड वगैरह है, वाटर रुका हुआ है वहां पे ग्रो करते हैं। तो जितने भी वाटर रिजर्वायर हैं, चाहे वो सेसपूल है, चाहे वो पॉन्ड है, चाहे हमारे घरों में लगे हुए टैंक्स हैं, तो हमें प्रॉपर उनकी क्लीनिंग करनी चाहिए। और क्लीनिंग करने की वजह से क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे रुक जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज जो हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, अगर किसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जैसे निमोनिया है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, इस तरह का इन्फेक्शन अगर हमें किसी को दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना आया था, तो हम ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा सा दूरी बना ले, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली कांटेक्ट से अवॉइड करें और हमेशा मास्क पहन के रखें। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, और अपनी सेफ्टी के लिए हमें यहां पे मास्क भी पहन के रखना चाहिए। देन वेक्टर मीडिएटेड इन्फेक्शंस जो वेक्टर की वजह से होते हैं, तो सबसे पहले उन वेक्टर को ही अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे अभी हमने कहा कि भाई वाटर टैंक्स को क्लीन करना, तो वेक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ ग्रो कर रहे हैं, वाटर में। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, स्टेगनेंट वाटर को, वाटर स्टेगनेशन को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट वाटर स्टैग्नेशन, यानी रुके हुए पानी को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। और अगर कहीं पे पानी भरा हुआ है तो वहां पे हमें इंसेक्टिसाइडल डीडीटी का स्प्रे करना चाहिए। और जो मॉस्किटो के लार्वीज हैं उनके ऊपर एक फिश फीड करती है, गैम्ब्यूसिया फिश, जो कि हमने पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। तो गैम्ब्यूसिया फिश को हम ऐसे वाटर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो मॉस्किटो के लार्वी के ऊपर फीड कर सके और डिजीज होने से बच सके। क्लियर। देन डिजीज को कई बार हम प्रिवेंट करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। अगर हमें प्रॉपर पता है कि कौन सी वैक्सीनेशन है, किस तरह से वैक्सीनेशन लगेगी और कौन सी डिजीज के लिए है, अगर हम इस तरीके से अवेयर है तो भी हम बहुत से इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्योंकि अगर हम प्रॉपर वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत सी डिजीज के लिए खुद ब खुद इम्यूनाइज्ड हो जाती है।
सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि स्मॉल पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स आपको कॉमनली देखने को मिलता होगा, लेकिन आज के टाइम पे स्मॉल पॉक्स नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वैक्सीनेशन के थ्रू इसको वर्ल्ड से कंप्लीटली इरेडिकेटेड कर चुके हैं, यानी पूरी तरीके से वर्ल्ड से खत्म हो चुका है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स इज completely eradicated from world। और कैसे हम इसको कर पाए? with the help of the vaccine। then बहुत सी डिजीज जैसे कि निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, टिटनस है, टेटनस, ये काफी हद तक कंट्रोल्ड है। सो अब के टाइम पे काफी हद तक ये क्या है? कंट्रोल्ड डिजीज है। सो इनके लिए हमें गवर्नमेंट को थैंक कहना चाहिए कि वो हमें वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं और वैक्सीन की वजह से हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और इन डिजीज के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो डिजीजेस के बाद नेक्स्ट हम अपने इम्यून सिस्टम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।